नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 8 का अध्याय 3 साइंस में, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो अध्याय 2 था उसे कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। आज अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रेशे और प्लास्टिक है उनके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक रेशों के बारे में अपने पढ़ा है कौन से होते हैं। लास्ट जो कक्षा 7 थी उसमें पढ़ा प्राकृतिक रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादपों से। तो इस कक्षा में अपने जो संश्लेषित रेशे हैं, मतलब जिन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया गया है, और प्लास्टिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए और सारणी 3.1 को भरिए। तो आपके आसपास कौन सी वस्तु है जो प्राकृतिक रेशे से बनी है या कृत्रिम रेशे से बनी है, उन्हें आपने अपनी आसपास वस्तुओं को देखना है और एक सारणी बनाकर इस तरह से नोट करना है। यानी आपने जो वस्त्र पहने हैं वह प्राकृतिक रेशे हैं या कृत्रिम है। आपके घर में चादर है, वो किससे बनी हुई है। प्लास्टिक का सामान कौन सा है, उन्हें आपने इस सारणी में नोट करना है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? ये कुछ कृत्रिम रेशों से बनी है, उन्हें क्यों चिन्हित किया है? तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से थे। कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे तो जीव जंतुओं और पादपों से प्राप्त होते हैं, और जो कृत्रिम रेशे हैं वो किससे? प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? 3.1 आगे बताया है। संश्लेषित रेशे क्या हैं, किसे कहते हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, जैसे चित्र 3.1 के ए में बताया गया और बी में। इनके समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? तो ए नंबर में मनके बनाए हुए हैं और जो बी नंबर है इसमें कागज की क्लिप बनाकर उन्हें जोड़ा गया है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, जो क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो छोटी छोटी अनेक इकाइयां जिन्हें एकलक बोला जाता है, और ये एकलक इकाइयां मिलकर क्या बनाती हैं? बहुलक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी पोली बहुलक और मर यानी मेरसलक इकाइयां, इनसे मिलकर बना है। पोली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग या इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? एकलक और बहुलक कौन से हैं? एकलक तो छोटी छोटी इकाइयां होती है, और बहुलक क्या होते हैं? एकलक इकाइयां बहुत सारी जुड़कर बहुलक बनाती हैं, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास भी एक बहुलक है, जो किससे?
सेल्यूलोज से बना होता है और ये सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज किससे? सेल्यूलोज भी आगे ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा बना होता है। तो ये बहुलक और एकलक में अंतर है। फिर जो संश्लेषित रेशे हैं जो मानव ने तैयार किए हैं वो कौन कौन से हैं? उनके नाम है 1 नंबर रेयोन। तो रेयोन के बारे में पढ़ते हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किसे किया जाता है? रेशम को किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत यानी काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो रेयोन है, रेयोन के भी वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। फिर है 2 नंबर। तो ये नीचे रेयोन से निर्मित वस्तुएं कालीन, गलीचा और कपड़े को दिखा रखा है। फिर इसके बाद में है नाइलॉन। ये भी एक कृत्रिम रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी ये बिल्कुल एक तरह से कृत्रिम तैयार किया गया। प्राकृतिक रूप से कोई भी कच्चा माल नहीं लिया गया, इसमें पौधे या जंतु से इसे प्राप्त किया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। इसका प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा माना गया है। यह क्या है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यानी मानव द्वारा बनाया गया। नाइलॉन रेशा प्रबल यानी मजबूत, प्रत्यास्थ यानी जिसमें लोचदार हो, जिसे मोड़ा जा सके, हल्का मतलब जिसका वजन बहुत हल्का हो, कम हो। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो नाइलॉन की आपने सॉक्स यानी जुराबें देखी होंगी। क्या नाइलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नाइलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से भी बना सकते हैं? क्या ये इतना मजबूत है? तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। हम नाइलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें बिल्कुल वजन में हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं। रस्सियाँ बनाई जाती हैं इससे दांत साफ करने वाले ब्रश हैं, तो उनके जो रेशे होते हैं ब्रश के, वो भी नाइलॉन से बनाए जाते हैं। ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग वो बनाए जाते हैं। पर्दे आदि ये किससे? नाइलॉन से तैयार किए जाते हैं। और नाइलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नाइलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। तो नाइलॉन का रेशा इतना मजबूत है कि वह इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। अब इसमें बताया बूझो क्या कहता है? क्या नाइलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका आपको पहले आंसर पता चल गया कि इसके रेशे इतने मजबूत होते हैं जिनका उपयोग चट्टानों पर चढ़ने में भी किया जा सकता है। एक नाइलॉन तार
इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। फिर आगे क्रियाकलाप 3.1 बताया गया है। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा हुआ पलड़ा बांध दीजिए इस तरह से, जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। तो यहाँ ये धागे के बारे में अपने पता करेंगे कि कितना ये मजबूत है जो नायलॉन का रेशा है। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। मतलब इतना वजन आ जाए तब तक रखते जाएं कि जब तक धागा टूट ना जाए, और जब जिस वजन पर धागा टूटता है उसे नोट कर लेंगे कि कितने किलोग्राम वजन सहन कर सकता है एक पतला धागा। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताते हैं कि धागा कितना मजबूत है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ भी दोहराइए और जो आंकड़े हैं उन्हें सारणी 3.2 में भांति सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कपास का धागा है वो कितना मजबूत होता है, ऊन का धागा कितना मजबूत है, रेशम का, नायलॉन का। इन धागों पर आपने वजन बांध कर लटका कर देखना है। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बांटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप से अपने पता चल सकता है कि जो धागे हैं वो कितने मजबूत होते हैं, कितना वजन सहन कर सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में जो संश्लेषित रेशे हैं उसमें अपने नायलॉन और रेयॉन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पॉलीएस्टर और एक्रिलिक, ये भी कृत्रिम रेशे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है आपने उसे रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।